दुनिया के बनने का एक्चुअल रीज़न था एक नया नियर बाय सुपरनोवा, फिर एक नेबुला बना। नेबुला इज़ बेसिकली बर्थ प्लेस ऑफ अ न्यू सन। 71% जो वाटर दुनिया में इन द फॉर्म ऑफ ओशंस मौजूद है, इट वाज नेवर अ वाटर जो इस दुनिया में पहले था। दुनिया में पानी बिल्कुल नहीं था पहले। देयर वॉज अ टाइम इन आर्कियन कि इतना मिनरल्स अल्लाह ने बाहर बादल बनाए, वॉल्केनिक इरप्शन निकली, जिससे साइट निकली जो कि अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए थी। सूरज अपनी ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स गुजार चुके, ऑलमोस्ट इट हैज़ कवर्ड इट्स हाफ लाइफ। जिस तरह इंसान किसी एलियन वर्ल्ड से आए ना, तो पानी भी किसी एलियन वर्ल्ड से आया, कॉमेट से। थर्ड थ्योरी ये कहती है कि हमने अभी बात की कि सन जो है, सूरज तो सर हाइड्रोजन है। द फ्यूल ऑफ सूरज सन इज एक्चुअली द हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन आइन, एंड इट इज फुल ऑफ हाइड्रोजन। जिस दिन सन का हाइड्रोजन खत्म होगा, सन गरूब हो जाएगा, सन ठंडा हो जाएगा। नहीं, सन भी खत्म होगा और साथ पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। एंड सन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स हाफ लाइफ, ये भी बता दूं। ये हाफ लाइफ की मेजरमेंट कैसे मैडम? इसमें जितना एनर्जी है सोलर जो सन एनर्जी कैसे बना मतलब 15,000 साल में, अगर 1500 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद के, और कबल इस मसीह में आप अगर चले जाएं तो 21वीं सदी में हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अभी सूरज को जितना टाइम हुआ है वो आधा टाइम बाकी है क़यामत आने में। नहीं, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये बहुत लंबी बात है। मैं 4.6 बिलियन ईयर्स को हाफ कह रहा हूँ, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स सन अभी भी मौजूद रहेगा। यही तो मैं कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि सोलर सिस्टम मौजूद रहेगा, ज़मीन मौजूद रहेगी। इस पे भी हाँ, हम शायद ना हो, लेकिन हम इंसान वी विल नॉट बी हियर। शायद इंसान भी ना हो, कोई इंसान भी ना हो। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये दुनिया इंसानों से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और इंसानों के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। इस दुनिया में हम आए गए हैं। यस, एक ऐसा एज है जिसको हेलोसीन कहते हैं, हेलोसीन एंड एंथ्रोपोसीन, जिस एज में इंसान आए गए, क्वाटरनरी एज में। इससे पहले डायनासोर्स भी तो हुआ करते थे ना। बिल्कुल, जो और वो हमसे पहले थे। प्लेस्टोसीन, नंबर ऑफ अदर कैम्बेरियन। इंसानों ने कभी डायनासोर्स देखे हैं या नहीं सकता? ज़ाहिर 66 मिलियन ईयर्स पहले मर गए थे। हमने कभी नहीं देखे, इमेजिन्स में हम देख रहे हैं। पर्मियन, इसका बेसिकली देयर इज वन ट्रायसिक, जुरासिक एंड देन मैं मुश्किल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। इट इज बेसिकली ट्रायसिक एंड देन जुरासिक, और जुरासिक के बाद क्रिटेशियस हुआ। तो देयर वाज वन मैस हैवी एक्सटिंक्शन जुरासिक से क्रिटेशियस, जो ड्यूरेशन है, इसमें एक और इम्पैक्ट क्रेटर आया जिसका नाम था, इट वाज अ बिग इम्पैक्ट क्रेटर जिसने मैक्सिको के पास आके हिट किया। चिकजुलुप का नाम है। चिकजुलुप क्रेटर आया, उसने जब इम्पैक्ट किया तो दुनिया में इतनी ज़्यादा उस इम्पैक्ट की वजह से एक शेक वेव बनी, शॉक वेव बनी, बड़ा सुनामी आया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। उस अर्थक्वेक ने दुनिया को वॉबल किया, एक इतना बड़ा कि इसमें पहाड़ बन गया और उसका पानी सारा उड़ के डिफरेंट जगहों पे गया। सेकेंडली उसकी वजह से एक मैसिव सल्फर डाइऑक्साइड इरप्ट हुआ। उस मैसिव सल्फर डाइऑक्साइड इम्पैक्ट क्रेटर ने, जो बाहर से आया, उसने दुनिया के ऊपर एक क्लाउड मैस बना दिया। इतना बड़ा क्लाउड मैस बनाया कि जिसने दुनिया को 5 से 7 सालों तक छुपाए रखा। इतना छुपाए रखा कि दुनिया बर्फ बन गई, यानी दुनिया में सूरज ही नहीं रोशनी नहीं आ रही, और दुनिया में क्लाउड मैस बना, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड का। एसिडिक रेन होना, सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन करता है तो एसिडिक रेन होती है। आपकी दुनिया की सारी फसलें, जो कुछ भी जमीन पे मौजूद था, बना था, वो सब कुछ खत्म हो गया। अराउंड मोर देन 70% ऑफ द होल वर्ल्ड स्पीशी गॉट एक्सटिंक्ट। ओके, इस टाइम पे डायनासोर भी मर गए। डायनासोर को अल्लाह ने अल्लाह हाफिज कर दिया। 5 दफ़ा दुनिया में क़यामत आ चुकी है। आप एक क़यामत की बात कर रहे हैं जो हम पे आएगी। इससे पहले भी क़यामत आ चुकी है जो डायनासोर्स को ख़त्म कर चुकी है। उससे भी पहले क़यामत आ चुकी है जब पैलियोसीन एंड ईओसीन के दरमियान में ग्लोबल मैक्सिमम आया है। इससे भी पहले क़यामत आ चुकी है जब दुनिया में डिफरेंट स्पीशीज़ हुआ करती थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्पेन में 4.6 बिलियन ईयर्स में 5 दफ़ा क़यामत आ गई है। छठी क़यामत में हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद दुनिया में एक और भी क़यामत आने से पहले दुनिया सजाई जाएगी, जिसमें कोई और मखलूक बसाई जाएगी। जिस तरह पहले हम देखिए कुरान इस्लाम में है ना कि दुनिया से पहले इंसान के आने से पहले, मेरी आप बजाय, इंसानों से पहले क्या दुनिया मौजूद थी? ऑब्वियसली।
शैतान मौजूद था इधर, इब्लीस, और वो जिन्नात थे। जिन्नात तो हम भी कहते मौजूद हैं थे। दुनिया तो आग का गोला थी। आज तो साइंस भी कह रही है कि दुनिया आग का गोला थी। तो वो भी- आग के गोले में वो मखलूक रहती थी जो आग के जिन्नात साथ जो आग से अंदर बने रह हुए हैं, सकती थी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल। आग से बने होंगे, तो आग में रहते होंगे, इब्लीस भी उनमें होगा, अल्लाह के दूसरी मखलूकात भी उसमें होंगी। नेक जिन्नात और भी फिर अल्लाह होंगे, ताला ने बद भी फरमाया थे। कि मैं एक ऐसी मखलूक इस दुनिया में भेजूंगा जिस पे फरिश्तों ने भी कह दिया था कि ये तो शायद इस दुनिया में फसाद मचाएंगे, उसके ऊपर मैं कभी वो हम थे। वो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा We are कभी। doing this. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो भी कॉन्सेप्ट, यानी दुनिया हमसे पहले मौजूद थी और हमारे बाद भी मौजूद रहेगी, ये याद रखें। हम इस दुनिया में सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। अब बात ये है कि तीसरा पानी का जरिया कहाँ से आया। जी, तीसरा पानी का जरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं ये बता रहा हूँ कि सूरज हाइड्रोजन से बना है और हाइड्रोजन एक कंपोनेंट है वाटर का, ओके, H2O, या then it means that the solar wind, सूरज से एक विंड निकलती है जो कि एक बेसिकली कॉस्मिक वेव ही है, जिसमें there are number of different hydrogen ion. It reacted with a nearby hydroxyl ion, it created water, and that water when approached, वो एक सोलर विंड है जो दुनिया की तरफ आ रही है और वो आपके मैग्नेटोस्फेयर से शॉक वेव से रिफ्लेक्ट होती है, दुनिया के अंदर जाती है और दुनिया में बारिश होती है। और दुनिया में सूरज की सोलर विंड से बारिश हुई और उस बारिश ने दुनिया के अंदर फिर पानी बरसाया। यानी 3 तरीकों से दुनिया में पानी आया है और वो पानी इतना आया कि 71% ऑफ द टोटल वर्ल्ड इज नाउ कवर्ड विद वाटर एंड ओनली देयर इज अराउंड 29 to 30% ऑफ द लैंड मास। अब होता ये अच्छा, है, ये एक सवाल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना पानी और ऐड हो जाएगा दुनिया में कोई पानी ऐड नहीं होगा, पानी अपना फॉर्म शिफ्ट करेगा। ओके, दुनिया में पानी आ चुका है, वाटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड एनी मोर। जो कांस्टेंट मास है उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन रहेगी, इसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस। चश्मे से जो पानी निकलता है, हाउ दैट इज, तो चश्मे से पानी अंदर कैसे जाता है? ये हाउ इट कम आउट? हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस मैडम, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, एक साइकिल है दुनिया के अंदर, ओशन, लैंड के ऊपर कुछ बने हुए ग्लेशियर्स एंड स्नो कवर, एंड देन सरफेस वाटर है और सब सरफेस वाटर है जिसमें एक्वाफर्स होते हैं जो आप बात कर रही हैं। सब सरफेस स्ट्रीम्स होती हैं, एक्वाफर्स होते हैं, एंड देन देयर आर सम आर्टिजन वेल्स जो ऊपर पानी निकलता है। अब होता क्या है, दुनिया में पानी आ गया है, अब इस पानी ने क्या करना है वो बताएगा कि दुनिया में कहाँ सैलाब आएगा, कहाँ पे कहत आएगा, कहाँ पे ठंड होगी, ये सब कुछ पानी डिसाइड करता है, याद रखिए। याद रखें, इसके ऊपर एक बड़ा कंप्लीट साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इस वीडियो में लगा है और उसमें आप देखेंगे कि देर आर 6 to 7 कंपोनेंट्स ऑफ दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा कंटेंट ओशन है, पानी आ गया है 3 सोर्सेज की वजह से, चाहे वो डीप इनसाइड वर्ड्स है। अभी आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, पिछले दिनों देयर वाज अ न्यूज़ आर्टिकल एंड आल्सो एक वायरल वीडियो गई कि दुनिया के अंदर एक ऐसा पानी का जखीरा मौजूद है जो समुद्र के पानी से ज्यादा है। जी, और वो जमीन के अंदर मौजूद है। दुनिया तो पहले भी जमीन से समुद्र से पानी आया है, बिल्कुल ठीक है, वो मिनरल्स भी मौजूद है, पेरोक्साइड भी मौजूद है, रेनवोटाइट भी मौजूद है। हाँ, और उसके बाद रेनवोटाइट के अंदर पानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद है और ओशन से 70 गुना ज्यादा मौजूद है। हाँ, वोल्केनिक इरप्शन से निकला है तो और भी निकल सकता है, आई इंटायरली एग्री, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं निकलता, मिलियंस ऑफ इयर्स में ये जमीन शमीन तबाह होके बर्बाद होके फिर निकलता है। निकलने के लिए भी फिर मिलियंस ऑफ इयर्स, ये जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है, ये दिन और रात वाली बातें नहीं है। अब बात ये है कि 71% पानी तो दुनिया में आ गया है। अब सूरज है जो कि एक हीट बजट लाता है। देखिए, तमाम कहानी फिर आती है कि आपके पास वो हाइड्रोस्फीयर है, पानी ही पानी ओशन के अंदर है। जो सूरज है, सूरज प्रोवाइड्स दी हीट एनर्जी। ये जब हीट एनर्जी सूरज जब पानी पे लगता है तो पानी क्या होगा? बुखारात बनेगा ना। ये पानी जब जमीन पे लगेगा तो जमीन में भी सरफेस वाटर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उससे भी क्या होगा? दोबारा से इवेपोरेट होगा। इसके अलावा जो आपकी सरफेस के ऊपर, सरफेस में जो सॉइल में मॉइस्चर था, ग्रास थी, प्लांट्स लगे थे, पौधे निकले थे, उससे एवर ट्रांसपिरेशन होगी कि नहीं? एवोपोर ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल। यानी कहीं से बुखारात, एवोपोर ट्रांसपिरेशन, यानी सॉइल के वाटर और दरख्तों के अंदर से पानी उठ के ऊपर जाना, या सरफेस की एवोपोरेशन, यानी आपकी जो सरफेस पे जो नदियां हैं, दरिया हैं, चश्मे हैं, तालाब है, लेक्स है, उसका भी उठा। तो कहीं ना कहीं जब सूरज से गर्मी आती है तो एवपोरेशन होती है, एवर ट्रांसपिरेशन होती है, और कहीं ना कहीं जो सन है, जो ग्लेशियर्स हैं, उससे भी एवपोरेशन होती है। जब हम इन सारी चीजों को, इसको हम बेसिकली सब्लिमेशन कहते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट।
आइस से भी डायरेक्ट कन्वर्ट बुखारात होते हैं, सब्लिमेशन। ओके, पानी की किस्में भी होती हैं, ये जस्ट वन मल्टीपल किस्में हैं पानी की, उस पर भी कभी मैं बोलूँगा। सब्लिमेशन हो रही है, ग्लेशियर से डायरेक्ट हवा बुखारात बन रहे हैं, सरफेस वाटर तालाब से एवापोरेशन हो रही है, दरख्तों और सॉइल से, ब्राउन सॉइल से एवापोट्रांसपिरेशन हो रही है, समुंदर के ऊपर से एवापोरेशन हो रही है। ये एक साइकिल है। अब अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो आपका ओशन है, ओशन से तकरीबन 4,13,000 किलोमीटर, सॉरी किलो 4,13,000 किलोमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बता रहा हूँ। 4,13,000 किलोमीटर क्यूब की एवेपोरेशन होती है। जस्ट इमेजिन इन अ डे, in 1 year, 1 year annual total evaporation of the अर्थ इज 4 lakhs and 4,13,000 kilometer cube. Imagine the gigantic volume of the evaporation that happens only from ocean. तो इतना सारा पानी दोबारा बरसता है। आगे सुने ना, ये पूरे समुंदर का जो ये पानी और ओशन का उठता है, ये बादल बनाता है। ठीक है, ये जो बादल बन रहा है, ये बादल अब देखें होता क्या है। अब ज़मीन के ऊपर जो लैंड था, ज़मीन के ऊपर जो सरफेस वाटर था, या जो सॉइल के अंदर मौजूद वर्चुअल वाटर था, या जो प्लांट्स के अंदर वर्चुअल वाटर मौजूद था, जिसको हम ब्राउन वाटर कहते हैं, एंड देन दी वर्चुअल वाटर कहते हैं, देयर आर ब्लू वाटर एंड देन दी ग्रीन वाटर जो सब सरफेस वाटर है। ग्रीन वाटर की बात नहीं कर रहा, ब्राउन वाटर जो सॉइल के अंदर है, वर्चुअल वाटर जो प्लांट के अंदर है, एंड वाइट वाटर जो आपकी ग्लेशियर्स के अंदर है, एंड ब्लू वाटर जो आपका सरफेस के ऊपर। ये सारा पानी कलेक्टिवली एवापोरेशन एंड एवाट्रांसपिरेशन करते हुए तकरीबन 70,000 किलोमीटर क्यूब पर एनम पानी ऊपर बरसाता है। अब ये होता है कि जो 4,13,000 किलोमीटर क्यूब का पानी ओशन से बना है और 70,000 किलोमीटर क्यूब का पानी लैंड से बना है, ये ऊपर जाके बादल बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। तकरीबन जो ओशन से पानी आता है, उसमें से तकरीबन 40,000 किलोमीटर क्यूब का पानी क्लाउड्स ज़मीन की तरफ मुड़ते हैं लेट लो सरफेस टेम्परेचर की वजह से। जिस तरह पाकिस्तान में मानसून की बारिशें होती हैं, तो बहिरा अरब का या बे ऑफ बंगाल का पानी, इसी तरह डिफरेंट एरियाज में दुनिया का पानी आता है। 7 समंदरों का पानी 7 डिफरेंट डायमेंशंस में जो ओशंस का पानी है, उसमें से 4,13,000 किलोमीटर क्यूब में से 40,000 किलोमीटर क्यूब का पानी ज़मीन पे गिरता है बारिश की फॉर्म में। बाकी तकरीबन 3,73,000 किलोमीटर क्यूब का पानी ओशन में दोबारा वापस आ जाता है। साउंड गुड। यानी जो ज़मीन के ऊपर पानी आ रहा है वो 20% भी नहीं है टोटल ओशन के पानी का। तो 20% ऑफ द टोटल एवेपोरेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर ज़मीन के ऊपर गिरता है। तो टोटल ज़मीन के ऊपर पानी कितना गिरा, तो मैं कहूँगा ज़मीन पे तो एवेपोरेशन हुई थी तकरीबन 70,000, लेकिन 40,000 उसमें और ऐड हो गया जो समुंदर से उठा हुआ बादल आए। तो ज़मीन के ऊपर पानी तकरीबन 1,10,000 किलोमीटर क्यूब गिरा। ज़मीन पे कितना गिरा? 1,10,000। इस 1,10,000 किलोमीटर क्यूब का पानी में से सरफेस वाटर पे दोबारा पानी गिरता है, कुछ स्नो की फॉर्म में ग्लेशियर्स के ऊपर दोबारा गिरता है, कुछ प्लांट्स एब्जॉर्ब करके दोबारा प्लांट्स बनाते हैं, और तकरीबन कुछ पानी ग्राउंड रिप्लेनिश होके एक्वाफर्स के अंदर जाते हैं, और ज़मीन ने जो कर्ज लिया था 40,000 समुंदर से, वो सरफेस रन ऑफ करके एस्केप करके दोबारा समुंदर में वापस दे देती है। ज़मीन अपना कर्जा उतार देती है। तुमने नेचर ने एक पूरा साइकिल बनाया हुआ है, एक्विलिब्रियम कि 40,000 समुंदर तुमने मुझे पानी दिया है, तो मैं अपनी एक्वाफर्स को भरूंगी, अपने ग्लेशियर्स को दोबारा मेंटेन करूंगी, और अपने सरफेस वाटर को पूरा करके 40,000 कर्ज तुम्हारा मैं 1 साल के अंदर वापस लौटा दूंगी। ये अल्लाह का साइकिल है जिसको कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। अल्लाह की हर चीज एक प्रिसाइज प्रिसिजन साथ चल रही है। इसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया, और ये तबाह बर्बाद का नाम क्लाइमेट चेंज है। और यहाँ पे इसी चीज पे मैं आपको अलविदा कहने से पहले 2 बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। समंदरों के नाम कैसे डिसाइड हुए, कैसे इनकी जोनिंग की गई, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वो 70% से हमने 7 समंदर बनाए, उन 7 समंदरों को नाम कैसे दिए गए? 7 oceans. It is a big topic. Since basically, बट अगर हम इसको बहुत क्विकली जर्नल सा डिस्कस करें। अच्छा मैडम देखिए, there are 7 different oceans of the world, और we know that Pacific Ocean है, which is the biggest ocean of all. Okay, Pacific. अच्छा Pacific का क्या मतलब होता है? बच्चा जब रो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? इसको पेसिफायर दे दो। कभी नाम सुना है? बच्चा रो रहा हो उसको चूसनी दे दो, पेसिफायर। ओह, ठीक है, पेसिफायर का मतलब उसको खामोश कर दो। ठीक है, लोरी दे दी।
नहीं, खामोश कर दो। पैसिफाई का मतलब है किसी को खामोश धमकी दे कर दो, देना। बस खामोश कर दो। शट अप, ठीक है, इन समझ आ अदर गई? वर्ड शट अप, पैसिफायर। राइट। उर्दू में पैसिफिकेशन को क्या कहते हैं? बहरुल काहिल, काहिल का क्या मतलब है? कामचोर, सुस्त, सुस्त, खामोश। इसको पैसिफाई कर दो, इसको खामोश Okay. कर दो। लेजी। अब देखिए, अब मैं ओशियानोग्राफी में बहरा काहिल या पैसिफिक ओशन वो ओशन है जो तो बहुत खामोश रहता है। वहाँ पे विंड्स जो हैं वो इतनी क्योंकि बहुत बड़ा है। अच्छा, वहाँ पे एक second। हवाएं साकित है, अब इसलिए सुनिए, वो बहरुल काहिल। वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। वो कहते हैं मुझे मत छेड़ो, लेकिन मैं छिड़ गया ना, फिर वो लाऊंगा जो लानीना और एलिनो से होता है एंड एवरीथिंग। पैसिफिक ओशन तो है अपनी, ना तो उसमें रेजिंग है, ना रेंटिंग है, ना वो विशियस उसकी स्क्रीम्स है जो कि आपको मिलती है अटलांटिक ओशन के अंदर, या वो फिर इंडियन ओशन की। खामोश समुद्र ओशन है, लेकिन अगर वो बेफरा तो वो दुनिया के क्लाइमेट को ऐसा तबाह करता है जिसको हम क्लाइमेट एक्सट्रीम्स कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एल नीनो, ला नीनो, पैसिफिक सदर्न ऑसिलेशन। हम इसको पहले elaborate कर चुके हैं। नंबर ऑफ अदर और भी बहुत से, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है। ओके, पैसिफिक ओशन के समझ आ बाद गई। दूसरा बड़ा ओशन। अब दैट इज बेसिकली नहीं, देयर आर अदर ओशंस एज वेल। मैं आपको ये बताता हूँ, यू हैव देन द अटलांटिक ओशन, Okay. बड़ा है, साइज में बड़ा है। अटलांटिक ओशन के साथ बर्फ भी लगती नहीं है। नहीं, अभी बर्फ तो लगती है, लेकिन वो अंटार्कटिका की Arctic बर्फ है। ocean हो जाता है। ओके, वो आर्टिक हो जाता है, राइट। So we have a Pacific Ocean, we Okay. have the Atlantic Ocean, we have the Arctic Ocean, and then we have Antarctic. सो दुनिया में 5 ओशंस हैं, और उन 5 ओशंस के सराउंडिंग में ये पानी कैसे इकट्ठा हुआ, उनको नाम कैसे दिया गया, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर तैयब। जी, दुनिया का जो एज ए स्टेट के पानी तो आ गया, और 71% पानी भी आ गया, और मैंने उसकी तकरीबन बात भी बता दी हाइड्रोलॉजिकल इक्विलिब्रियम की। अब बात यह है कि इनके नेम्स या इनकी टैक्सोनॉमी, इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है कि नेम रखने की कन्वेंशंस या रूल्स क्या हैं। आई विल क्विकली समराइज कि वट एवर आई ओके, नो। 5 ओशंस के नाम कैसे रखें? मैडम देखें, बच्चा जब रोता है तो उसको हम कहते हैं इसको पैसिफायर दे दो। ओके, अब जो ही वो पैसिफायर यानी चूसनी लेता है तो ही इस लाइक वो बस अब आराम से काहिल हो गया है, ठीक है, बहिरा पुरसुकून हो गया। ओके, ये बहरा काहिल हो पैसिफिक गया। ओशन इज द Largest- biggest ocean in terms of the volume and in terms of the its area as well. तो largest भी है by its volume and as well as its depth. सबसे बड़ा ओशन है ना, लेकिन as per the oceanography ये समुंदर आराम से बैठता है। पुरसुकून है। यानी जिस तरह एक शेर है सुस्त बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो बिफरा तो शेर ने फिर चीड़ फाड़ देना है। तो समुंदर भी बहिरा, ये जो ओशन भी बहिरा काहिल है, पैसिफिक है, ओके, पैसिफाइड है, खामोश बैठा है। लेकिन अगर ये रेज किया इसने तो इट वुड एक्ट लाइक अ लॉइन। तो वो यही वजह है कि बहिरा काहिल का नाम भी इसीलिए पड़ा कि इसके ऊपर बहुत सी ऐसे एरियाज़ हैं जिसको हम बेसिकली कॉल कि वहाँ पे बड़ा मध्यम समा रहता है। लेकिन देन देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ दैट ओशंस के अगर वो बिफरें तो फिर बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस भी लाते हैं, क्लाइमेटिक। लेकिन ये नाम इसलिए पड़ा सेकंड ओशन। And then we have the Atlantic as a biggest ocean, second, and then we have third Indian Ocean, fourth one is the Atlantic, and the fifth one Antarctic and the Arctic Ocean. अब देखें, Antarctic तो basically Antarctica के पास है, तो it is Antarctic Ocean, and Arctic is basically near the North Pole Arctic region. और basically ये अब मैं बताऊँ क्या, दुनिया जो है ना, if you have a geoid Earth, तो you have different imaginary lines around those Earth. कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो हम हॉरिजेंटली ड्रॉ करते हैं इक्वेटर, एंड देन लैटिट्यूड्स में 90 ऊपर ड्रॉ करते हैं और 90 नीचे ड्रॉ करते हैं। तो टोटल हमारे पास 180 अब इनमें कुछ लाइंस होती हैं जिसको हम लाइंस को कहते हैं लाइन ऑफ लिब्रा, सॉरी लाइन ऑफ लिब्रा इज फॉर द अदर कॉस्मोलॉजी में। वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वी हैव अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, then we have a line of Arctic and line of Antarctic. So line of कैप्रिकॉर्न हो गया, कैंसर और बाकी स्टार्स रह गए। line of Arctic and line of Antarctic, right? Right. So tropic of Cancer is basically 23.5 degree of north of latitude. Then 66 degree north of latitude पे हम कहते हैं Arctic line है। 23 south of latitude को हम वो कहते हैं Capricorn, and then 66.5 something को हम basically line of Antarctic. So line of Arctic के पास जो water body है around जो कि which is not a part of the Pacific is actually the Antarctic Ocean.
और ये एंटार्क्टिक ओशन बेसिकली अंटार्कटिका भी, नॉर्थ पोल अंटार्कटिका के पास है। अब जहाँ पे सेकंडली, बर्फ बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट पार्ट ऑफ द अंटार्कटिक ओशन इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ओके, इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। और जो ही ये अंटार्कटिक ओशन अंटार्कटिक आइस से कन्वर्ट हो जाके ओशन बनेगा तो बहुत से ट्रेड रूट्स खुल जाएंगे। वाओ, और वो मज़ा ट्रेड आएगा। रूट्स खुलने के लिए अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि वो खुल जाए, तभी वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर बिकॉज रहा। अगर क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट कर ले तो उसके glacier रूट्स protections नहीं होंगी। खुलेंगे, yes। उसके रूट्स तो नॉर्थ पैसेजेस और नॉर्थ जो जितने रूट्स हैं, टाइटैनिक भी आर्कटिक आइस की वजह से डूबी थी, जी, आइसबर्ग ऑफ द आर्कटिक, ठीक है। तो वो बेसिकली वो रूट्स खराब है ना। और इस साल एक तो बहुत बड़ा आइस ब्रेक भी हुआ। बेसिकली अगर आप देखें ना वो अंटार्कटिक में हुआ है। आई विल कम टुवर्ड्स दैट। अब एंटार्कटिक लाइन ऑफ एंटार्कटिक के पास जो वाटर बॉडी है, अब एंटार्कटिका के पास ज़्यादा लैंड मास है। आर्कटिक जो है ना वो आइस है, वो आर्कटिक आइस है जो ओशन से बनी हुई है। एंटार्कटिका एंटार्कटिक ओशन के करीब है। एंटार्कटिक ओशन के पास बेसिकली मैडम याद रखें कि एंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट, या दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। आइस शेल्व्स भी हैं। आइस शेल्व्स का मतलब है कि ऐसी आइस जो कि आधी पानी के अंदर और आधी लैंड मास के अंदर है। यानी शेल्फ ऐसा ही होता है ना, आधा आप घर के साथ कनेक्ट होता है और आधा बाहर होता है, शेल्फ इसको कहते हैं। या तो इसी तरह आर्कटिक एंटार्कटिक में भी आइस शेल्व्स हैं, आधा समुद्र के ऊपर है और आधा उसकी लैंड के ऊपर है। फिर आइस फील्ड्स भी हैं, फिर आइस कैप्स भी हैं। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन द एंटार्कटिका। ग्लेशियर्स भी हैं, जो ग्लेशियर्स पहाड़ों की मानंद उन्होंने ग्लेशियर्स। आइस कैप्स भी हैं जो कि 25 किलोमीटर स्क्वायर से 50 किलोमीटर स्क्वायर की उसमें हैं। आइस फील्ड्स भी हैं जो छोटी एरिया में आइस भरी हुई है। ये वही जगह जहाँ पेंगुइन रहती है, उधर पेंगुइन रहती है। कुछ परमाफ्रॉस्ट भी हैं कि ऐसी सॉइल जो कि बिल्कुल बर्फ बनी हुई है, बिल्कुल बर्फ बनी हुई है। एंड देन आइस शेल्व्स भी हैं, यानी आइस फील्ड्स हैं, आइस कैप्स हैं, एंड आइस कैप्स एंड आइस फील्ड्स, एंड देन यू हैव द आइस शेल्व्स। इसमें से दो आइस शेल्व्स हैं जो बड़ी फेमस है एंटार्कटिका की। एक को कहा जाता है रोज आइस शेल्व, और ये रोज आइस शेल्व जो इतनी बड़ी है कि समुद्र के बाहर निकली हुई है, जो फ्रांस के साइज जितनी है। वाओ, टूट रही है ये। इट इज अंडर द डेंजर, मतलब उसे अपना क्रिटिकल बाउंड्री क्रॉस कर लिया है। एंड देयर इज अनदर आइस शेल्व व्हिच इज नोन एज रोन फिल्चनर आइस शेल्व। हम इनके ऊपर फर्दर डिटेल में बात करेंगे। हम तो समुद्रों के पानी आप पीते जरा हैं। एक सेकंड सुन ले मुझे। मुझे इस वक्त एंटार्कटिका आया हुआ है। ओके, फाइन। तो जो रोन फिल्चनर आइस शेल्फ है, रोन फिल्चनर आइस शेल्फ को A23A भी कहते हैं जी, A23A आइस शेल्फ। और इट वाज कैटेगराइज्ड बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल आइस शेल्फ। ये टूट गया, 40 सालों से अंडर था, ये टूट के आइस शेल्फ से आइसबर्ग बन गया। इस साल 6 सितंबर को इट इज नाउ एन आइसबर्ग। इट इज नाउ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग वो होता है जो आइस शेल्फ टूट जाए कैल्विंग की वजह से और उस कॉन्टिनेंट का पार्ट ना रहे और ये आगे की तरफ नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। अच्छा, तो ये एंटार्कटिका आइस वही जो एंटार्कटिक ओशन के पास है। अटलांटिक ओशन जो है वो बेसिकली आपको पता है कि अटलांटिक ओशन जो है इट इज़ बेसिकली नियर दी फ्लोरिडा। अब अगर आप देख लें एंड जो आपका न्यूयॉर्क एंड ऑल दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दी US है, एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ US जहाँ पे आता है, एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। सो दैट इज़ बेसिकली एन अटलांटिक ओशन। इस रीजन को ही अटलांटिक रीजन कहते हैं, मतलब कोस्ट ऑफ अटलांटिक, जहाँ पे यू नो अबाउट फ्लोरिडा, मियामी, ठीक है, नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको जिसको ट्रम्प साहब ने गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे दिया है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर जहाँ पे फ्लोरिडा है, एंड देन जॉर्जिया है, अगस्ता है, अगस्टा एंड द अदर स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इवन अगर नॉर्थ में चले जाएं तो यू हैव द क्यूबेक एज वेल, क्यूबेक, एंड देन इक्वाडोर है। इक्वाडोर तो साइड पे, सॉरी, न्यू फाउंड्स आइलैंड, न्यू फाउंड्स नैनोवेट एंड याकून ऑफ द नोनेवेट ऑफ द एंड हडसन बे ऑफ द कनाडा। चीज़ें भूल रहा हूँ मैं क्योंकि इट्स टू कॉम्प्लेक्स, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेमोराइज। लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे अटलांटिक है। सो हमने आज की पॉडकास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी डिटेल में हमें ये सारी बातें समझाई और हमारे देखने वालों को भी समझ आ गई होगी। इस पॉडकास्ट को हम मुख्तलिफ एपिसोड्स में आपके सामने लेकर आएंगे क्योंकि हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे की डिस्कशन की है, जिसको हम चाहेंगे कि आप समझें। और उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है उन लोगों के साथ। दो कि ये सारी बहुत बोरिंग डिस्कशन है, समटाइम हमें खुद लगता है कि ये डिस्कशन करते हुए आप कहीं खो ना जाए, लेकिन वी स्टिल वांट कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप शेयर करें उन सारे लोगों के साथ जो इन्वायरमेंटल साइंसेस को समझना चाहते हैं।
कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको सिर्फ रीकैप कर दूं कि इस एपिसोड के अंदर हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। इस एपिसोड में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की है कि सूरज क्या ज़मीन का हिस्सा थी, अगर है तो क्यों थी, सूरज बना कैसे, सूरज एनर्जी कैसे बनाता है, सूरज से उगलती हुई जो गर्मी है उसके पीछे रीज़न क्या है। फिर हमने पढ़ा क्या चाँद ज़मीन का हिस्सा है तो कैसे है। फिर ज़मीन अगर सूरज का हिस्सा है तो ज़मीन तो फिर बहुत गर्म होगी जब बनी होगी। फिर पानी ज़मीन में कैसे आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। अगर ज़मीन पे पानी आ भी गया तो फिर पानी का पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे बना, ये वो डिस्कशन हमने। फिर वो पानी के लिए जो कन्वेंशंस हमने नाम रखे, वो कन्वेंशंस क्या थे। पैसिफिक ओशन को पैसिफिक ओशन का नाम कैसे दिया गया, ये वो सारी बातें हैं जो आज हमने बड़ी साइंटिफिक डिस्कोर्स में डिस्कस किया है। सिमिलरली आज की डिस्कशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने एक हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस, यानी अल्लाह के बनाए हुए कुछ ऐसे कानून जो कि हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, यानी पानी को भी एक स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन करके अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बनाया। देन हमने बात की कि ज़मीन के अंदर उगलते हुए जो मोल्टन लावा और दी अदर जो मोल्टन लावा है एंड दी अदर मैग्मा, उससे जब वो इरप्ट करके इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक ऐश प्लूम्स जिसको कहा जाता है, या टेफ्रा जो है, उसमें अ लॉट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स केम आउट, जिसमें जिस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड हुआ तो किस तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड ने दुनिया के टेम्परेचर को डाउन किया। हमने बात की फ़िलिपीन के एक ऐसे 1990 के एक 1990 के एक इंसिडेंट को जिसमें माउंट पिनाटोबो ने इरप्ट किया और दुनिया के टेम्परेचर को डाउन किया। हमने कैराकटोआ एक इंडोनेशिया के वॉल्केनिक इरप्शन की बात की। हमने फिर बात की कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक ओशन के क्रॉस डिफरेंट जजीरे हैं या कंट्रीज़ हैं, इनमें ज़्यादा अर्थक्वेक, सुनामी या क्यों आते हैं, क्या वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमने इस बार बात की कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्थ एंटार्क्टिका के ऊपर जो मौजूद आइस के पिघलने की वजह से नदरन अमेरिका के लिए बहुत से सी रूट्स ओपन हो रहे हैं जो जिसमें वो ट्रेड कर सके। क्या ये वो रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को डिनाई किया जा रहा है फ्रॉम द USA और दी ट्रम्प गवर्नमेंट। इसके अलावा हमने इस सिलसिले में ये भी बात की कि एक बहुत बड़ा एक आइस शेल्फ जो कि 40 इयर्स तक जिसकी वल्नरेबिलिटी थी, रोन आइस फिल्चनर या A23A, एक आइस शेल्फ जो आइसबर्ग में तब्दील हो गया। ये हुआ क्यों, ये किस असरात की वजह से हुआ, एंड नंबर ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इंडिकेटर्स को हमने इस एपिसोड में कवर किया। सो थैंक यू सो मच। समरी आपके पास मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लाइमेट वाइज की इस सीरीज़ से आज हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और दोबारा किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कोई ख़ास एलिमेंट ज़मीन को या क्लाइमेट चेंज को या ज़मीन पे मौजूद दर्जा हरारत को मुतासर कर रहा है और उससे अल्टीमेटली हम सबकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।